अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान अपनी रिहाई के लिए जो भी कदम उठाते हैं वो उल्टा उनके लिए मजीद मुसीबत का सबब बन जाता है। 9 मई की कॉल से लेकर आज की शटर डाउन हड़ताल तक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई सियासी चाल कामयाब होती दिखाई नहीं दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बदतरीज बढ़ रही हैं और महसूस होता है कि मुश्किलात में इजाफे की वजह और कोई नहीं, PTI के अपने ही लोग हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर की जाने वाली भूख हड़ताल से लेकर एहतजाजी धरने, जलसे और अब लाहौर, इस्लामाबाद और पिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला बुरी तरह नाकाम हुआ। इस्लामाबाद डी चौक पर आने के लिए दी जाने वाली कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान ने तो कामयाब की, मगर पार्टी क़यादत की अदम मौजूदगी और लीड ना करने की वजह से बुरी तरह नाकामी से दो चार हुई। इस्लामाबाद डी चौक आने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर निगरानी काफ़िले रवाना हुए थे और अली अमीन गंडापुर ने आने से पहले वफाक और सूबाई हुकूमत को कैसे ललकारा था, जरा सुनिए। मरियम, कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को भी खुद रिहा करेंगे। पंगा मत लेना, पंगा लिया तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हें बांग्लादेश भूल जाएगा। मगर इस्लामाबाद पहुंचते ही डी चौक जाने की बजाय अली अमीन गंडापुर KP हाउस चले गए, जिसके बाद रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस ने KP हाउस पर रेड किया, मगर अली अमीन गंडापुर कहीं नहीं मिले। अली अमीन गंडापुर के गायब होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया और इस्लामाबाद की तरफ खैबर पख्तूनख्वा कबाइल लाने की बात की गई। PTI की क़यादत क्या कहती रही, जरा ये भी सुनिए। एक चीफ मिनिस्टर को आपने जिस तरह अबडक्ट किया है, वो हमारे एक चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे इस सूबे की इज्जत है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपने कारकुनान को छोड़कर तकरीबन 20 घंटे गायब रहने के बाद कल दोपहर KP असम्बली के इजलास में नमूदार हुए और वहां IG इस्लामाबाद को ललकारते नजर आए। IG इस्लामाबाद, इसकी जुर्रत कैसे हुई है कि ये पख्तूनख्वा की हुकूमत को हाथ डाल रहा है? जुर्रत कैसे हुई है? गाली दे, कासिम कहाँ है तुम्हारा? मैं इसके बाप का नौकर हूं, ये मेरा नौकर है। हमारे टैक्स के पैसों पर ये सरकारी गुंडा बना हुआ है। इस फ्लोर पे आके माफी मांगेगा। अली अमीन गंडापुर ने अपने रूपोश रहने से मुतालिक जो कुछ बताया, कारकुनान इस पर यकीन करने के लिए तैयार नजर नहीं आते और ये कयास आराई भी की जा रही है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर किया जाने वाला एहतजाज PTI की क़यादत ने ही नाकाम बनाया है, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर आयद होती है। PTI क़यादत के मौजूदा हालत में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान की बात याद आती है कि क़यादत में कोई चाहता ही नहीं है कि इमरान खान जेल से बाहर आए। इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का लोग सारी पाकिस्तान से उठ के आ रहे हैं। यानी ऐन वही सूरत हाल है कि पार्टी क़यादत ओहदों की बंदर बांट में फंसी है, जबकि बानी की रिहाई के लिए कोई अमली कदम उठता नजर नहीं आता, बल्कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से दी जाने वाली हिदायत पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बज़ाहिर इस सियासी जंग में इमरान खान अकेले हो चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते वो खुद ख़त्म कर चुके हैं, अपनी बीवी, भांजे और बहनों समेत जेल की दीवारों के पीछे हैं और इक़्तिदार में उनके सख्त तरीन मुखालिफ सियासी रहनुमा हैं, जिनके पास माजी की तल्ख सियासी इंतकाम की यादें हैं। अब ऐसे में पार्टी क़यादत भी अगर इमरान खान की रिहाई के लिए कोई ठोस हिकमत अमली बनाने में कामयाब होती दिखाई नहीं देती तो फिर क्या होगा? क्या ये एज्यूम किया जा सकता है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को मुल्की सियासी मंजरनामे से माइनस करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत से ज़्यादा खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह काम सरअंजाम दिया है? PTI की एहतजाजी तहरीक की नाकामी के बाद अब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI का बतौर सियासी जमात के मुस्तकबिल होगा क्या? इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर फैसल वाउडा साहब ने। और शुक्रिया वाउडा साहब, आपने वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो डी चौक पे एहतजाज की कॉल दी थी और कारकुनान पहुंच गए लेकिन क़यादत नहीं पहुंच सकी, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया था, उस पर मैं पहले आना चाहूँगी। आपने कहा था, मैं पूरी लाइन शायद ना पढ़ पाऊँ लेकिन मैं उस पर हिंट दे देती हूँ कि आपने कहा था कि गंडापुर साहब, जो आपने लिखा है मैं वो नहीं पढ़ रही, वो गाड़ी की डिग्गी में बंद होकर भाग गए।
कैसे भाग गए, किसने भगा दिया, कहाँ चले गए? बहुत शुक्रिया फरवा साहिबा। देखिए, सबसे पहले मैंने उससे पहले ये कहा था कि गंडापुर साहब डी चौक नहीं आएंगे। सबसे पहले मैंने ये कहा था। बिल्कुल। नंबर एक। नंबर दो ये कि जब वो डी चौक नहीं आए तो फिर केपीके हाउस क्यों गए और डी चौक क्यों नहीं गए? सवाल यहां से शुरू होना चाहिए। हाँ। नंबर तीन ये कि ये पार्टी का एक पुराना तरीक़ेकार है कि लावारसों की तरह मासूम नौकरी पेशा लोग जो केपी के गवर्नमेंट के लोग हैं उनको लाते हैं, उनको दंगे पैर अफसरों को ड्यूटियों पे लगाकर बेरहम वगैरह छोड़ के चले जाते हैं। फैसल वाडा साहब, ये बताइएगा कि वो केपी हाउस क्यों चले गए अली मीन गंडापुर साहब, जबकि उनको तो डी चौक जाना था, कारकुनान तो वहां वेट कर रहे थे। क्या एक बार फिर पैटिस खाने चले गए थे? देखिए, ये ड्रामेबाजी सिर्फ गंडापुर की नहीं है, कौम समझ गई है, उसकी अपनी आवाम समझ गई है, और बाकी भी तो लीडरान जो हैं वो बैठे हुए थे कब्रों के अंदर, बंद कब्रों के अंदर। उनमें से कुछ तो है 4-5 पार्टियां छोड़ के आए हैं जिनको मैं टॉयलेट पेपर कहता हूं उन पॉलिटिकल पार्टीज का, कि वो फ्लश से आए हैं बिकॉज ऑफ द रीजन कि 5 पार्टियां छोड़ के यहाँ तुरम खाने की बातें कर रहे हैं, ड्राइंग रूमों में बैठ के वीडियोस बना के भेज रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे कारकुनों कुछ किया। दूसरा, एक आदमी शहीद हो गया, एक गरीब मासूम पुलिस वाला हमारा मारा गया। आपने कराची के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, किसने ये, मैं बार बार कहता रहा तीसरी कुव्वत कुछ ना कर दे, इधर खुदा ना खासा कुछ ना कर दे। केपीके से भी जो लोग आए हुए वो भी अपने ही पाकिस्तानी है, कोई भारत की फौज थोड़ी है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जयशंकर को आप हमारे अपने धरने में बुला ले, ये इनका प्रोग्राम था साबोटाज करना। ठीक है जी, इतनी घटिया सियासत एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की सियासत की तरफ चल पड़ी और वही हाल होगा। फर्क ये वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है तो वो फिर भी सांस ले सकता है, सकून से खाना खा सकता है अपने घर में बैठकर, यहाँ आ नहीं सकता। ये यहाँ बैठे हुए यहाँ तकलीफों में रहेंगे, इनके लिए मजीद खड्डा खोदा। ये पार्टी लेकिन आई हैव अनदर क्वेश्चन फैसल वाडा साहब, आपने बड़ा अच्छा इसका तज्जिया दिया, लेकिन एक और बारीक पॉइंट है, वो ये कि केपी हाउस में अगर वो जाते हैं और पुलिस भी पहुंचती है, रेंजर्स भी पहुंचती है उनकी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं होते, फिर मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला की हैसियत से बताते हैं कि वो हमारे पास थे ही नहीं। कहाँ कैसे निकल गए वहाँ से? आपको मालूम है कि वो डिग्गी में बैठ के निकल गए, हुकूमत को मालूम क्यों नहीं हुआ, स्टेट को क्यों नहीं पता चला ये बात? देखिए, बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है। मेरी बड़ी क्लैरिटी इसके अंदर है कि देखिए, ये आदमी को लाल जुराबे पहनने से नहीं होता, खून लाल होना चाहिए। हैट पहन के आप रैट और कैट की तरह सियासत नहीं चला सकते, ना हुकूमतें चला सकते हैं, ना ही आप वज़राओं से ये कहला सकते हैं कि आप मुसलमान हैं, आप बहुत अच्छे भाई हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आप सोच लेंगे आपको मैंने टॉफ़ी दी थी, बकरा ईद पे मैंने गोश्त भिजवाया था, जुमे की नमाज में मैंने आपको सलाम किया था, आपको याद है मैंने टाटा बाय बाय की थी। ये कोई तरीका है? आप खड़े हो अपनी बात के ऊपर कि भाई कोई गवर्नमेंट कोई कानून अपने हाथ में लेगा, गैर कानूनी चीज करेगा, गवर्नमेंट रिएक्ट करेगी और अपनी रेट को प्रूव करेगी। आप लेटे हुए हैट और कैट और रैट की तरह चल रहे हैं, ये कोई तो इसका मतलब है कि मोहसिन नकवी साहब नाकाम हो गए? देखिए, ये तो गवर्नमेंट से आप पूछे, गवर्नमेंट ने इतनी हाइप क्रिएट कर दी, ठीक है, मक्खी बराबर मच्छर बराबर लोग थे। कभी आपको मैं कभी आपको मौका मिला तो मैं टिश्यू पेपर में पिरच में एक मच्छर दे दूंगा आपको भरा हुआ और कहूँगा तलवार से इसको काटे। आप मरे हुए मच्छर को भी तलवार से नहीं काट सकते। अब मच्छर बराबर आपका प्रोटेस्ट था, आपने इतनी हाइप क्रिएट कर दी, ये बद वो बद, दुनिया आजाद, किसी जिसको पता भी नहीं था उसके पास चल गया क्योंकि उसकी अपनी आम जिंदगी तकलीफ में आ रही थी। दूसरा है कि देखिए जी, जब आप पुलिस आगे से जाएगी और पीछे नहीं कॉर्डन ऑफ करेगी तो इसके लिए रॉकेट साइंस तो नहीं चाहिए। पीछे उमर रही उसका घर है, इतना बारीक पॉइंट है ना आप जिस पे बात कर रहे हैं फैसल वाडा साहब, लेकिन इस पे किसी की तो नाकामी होती है ना। इधर वजीर आजम साहब की नाकामी है या वजीर दाखिला साहब की नाकामी है या कोई तीसरा है तो उसकी नाकामी बता दें, किसी की तो नाकामी है। देखिए तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? अपने वालिद के लिए बात नहीं कर रहा। मेरे वालिद तो लाल जुराब नहीं पहनते, मेरे वाले तो हैट और रैट और कैट की तरह नहीं परफॉर्म करते ना। मैं अपने बाप की बात तो कर ही रहा हूँ, मैं आपसे गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है, और पैरों पे खड़ा होके इलीगल एक्ट को रोकना होगा अपनी रिट से। ये बार बार कभी कहते हैं पुलिस अंदर चली गई, कभी असेंबली में चली गई, हमें पता नहीं चला, हम वो पर लग गए थे। ये ड्रामेबाजी। आप खड़े हो अपनी जगह के ऊपर, खड़े हो के बोले कि इलीगल काम होगा, हम कमर तोड़ देंगे, लिटा देंगे जमीन के ऊपर, जो भी ये काम करेगा। ठीक है, ये कानून का काम होता है। इसमें ये भी बताइएगा, इसमें ये भी बताइएगा कि एक सहाफ़ी हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, वो सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि उनकी अली मीन गंडापुर साहब से गुफ्तगू हुई है और
اس گفتگو میں ظاہر ہے کہ ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب فلم کی انٹری کی طرح غائب ہو گئے اور پھر فلم کے اینڈ پہ جیسے ولن نکل کے یا ہیرو آپ اس کو جو بھی نام دے دیں نکل کے آتا ہے ویسے وہ آتے ہیں کے پی اسمبلی میں ایک دبنگ سی انٹری مارتے ہیں اور آ کے آئی جی جو اسلام آباد ہے اس کو للکارتے ہیں. یہ جو اتنے بیچ میں غائب رہے ہیں یہ کہاں آپ پارا میں رہے ہیں کہیں اور رہے ہیں کسی سیف ہاؤس میں رہے ہیں اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں جب آدمی بھگوڑا ہوتا ہے تو کسی ہاؤس میں نہیں ہوتا وہ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ انہوں نے تو اپنی ساری کہانی خود بیان کی ہے نا میں نے تو نہیں بیان کی نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ پروپیگنڈا پورا دن چلایا پی ٹی آئی نے کہ ان کو ادارے لے گئے اداروں اٹھا لیا کچھ تجزیہ کار اور جو عہدے داران تھے پی ٹی آئی کے ان کا تو منہ کالا ہو گیا کل جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ ان کو اٹھا کے لے گئے ان کو فلانا کر دیا ڈھماکہ کر دیا ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. دے شوڈ بی کوسچنڈ کہ آپ کیسے بدنام کر رہے تھے پاپولر ویو کے اوپر انالیسس دینے بیٹھ گئے سب باپ بنے ہوئے تھے سب ٹھیک ہے. اب وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے ان کا منہ بھی کالا ہوا عہدے داران کا بھی منہ کالا ہوا اور پی ٹی آئی کے ورکرز دیکھیں ایک تو پبلک نہیں تھی پنجاب میں کوئی نہیں نکلا یہاں کوئی نہیں نکلا وہاں کوئی نہیں نکلا. آپ 2200-2500 آدمی کے پی کے کی حکومت کی مشینری آپ نے یوز کی بلڈوزرز ایمبولینسز ڈوزرز واٹر کیرنز شیلس اسلحہ پولیس کے افسر کے پی کے گورنمنٹ کے آفیشرز ان کی گاڑیاں سب کچھ وسائل آپ نے 149 کے تحت آپ اپنے وسائل کسی دوسرے صوبے یا فیڈرل کے اوپر چڑھائی کے لیے نہیں کر سکتے وہ سب یہاں چھوڑ چھاڑ کے آپ بھاگ گئے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا باپ یہاں کھڑا ہے پھر وہ کہہ رہے تمہارا باپ یہاں کھڑا ہے تمہارا باپ یہاں کھڑے ہیں سارے تمہارے باپ آؤ ٹھیک ہے. جو والی بات ہے یہ مولا جھٹ کی سیاست از دس دا وے ٹو گو فارورڈ. آپ افغان پالیسی کے اندر فیڈریشن کو چھوڑ کے چلے آتے ہیں یہ کیا ملک توڑنے کی آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے. کبھی آپ ہندوستان کے وزیر خارجہ کو بلا لیتے کہ ہمارے دھرنے میں آؤ ٹو ایڈریس لیکن اس سارے نقشے کے اندر what I get is کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہے عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کو اتنا نقصان اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ نے نہیں پہنچایا جتنا پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے پہنچایا. اور یہ بات آپ مسلسل آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں. یہ بات تو خیر علیمہ باجی بھی کہہ چکی ہیں عمران خان صاحب کی جو بہن ہے کہ عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے کوئی سیریس ہی نہیں ہے. لیکن ایک چیز یہاں پہ کلیئر کر دیں کہ کیا یہ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ فیصل واؤڈا صاحب علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنی چیف منسٹر کی کرسی بچائی ہے اور سیکریفائز عمران خان کو کر دیا یا پارٹی کو کر دیا یا بچا بھی لیے کہ نہیں بچائی آنے والے دنوں میں یہ بھی نہیں رہے گی؟ دیکھیں میں اس کے بارے میں پریڈکشن کر چکا ہوں اور دیکھیں عمران خان صاحب کو بھی یہ باتیں ساری پہنچ جائے گی اور میں 2 سال سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں گنڈا پور نے ایک بڑی اچھی بات کی اس نے کہا کہ 9 مئی کے بعد جو پارٹی سے نکلا ہے وہ غدار ہے. میں تو 9 مئی کے اندر نہیں تھا نہ میں سرنڈر کر کے آیا تھا میں تو اس سے بھی کئی مہینوں سال پہلے نکال دیا گیا تھا ٹھیک ہے. تو میں تو اس میں نہیں تھا تب تو عروج پہ پارٹی بھی تھی اور خان صاحب جو تھے وہ چاند پہ بیٹھے ہوئے تھے ٹھیک ہے. تو میں تو اس میں نہیں ہوں. پھر اس نے کہا اصلاح کر لیں. میں بھی اس کو کہتا ہوں اصلاح کر لیں اصلاح اس سے پہلے اصلاح کا ٹائم ہی ختم ہو جائے. وہ ان قریب ختم ہونے کی اینڈ پہ آ چکا ہے. آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو ڈگر پہ لے آئے کہ جدھر یہ ایک چھوٹی پارٹی بن جائے گی اگر بنی رہی بھی تو ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کا تو مستقبل اب بلیک ہے کالا ہے ٹھیک ہے. قانونی اور دنیاوی طور پہ انہوں نے جہاں اس کو گڑے میں ڈالا دیکھیں اس کے جیل رہنے پہ ان کی دکانیں چلتی رہے گی. خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے یہ جو انہوں نے کہا تھا ہم دھاوا بولیں گے گنڈا پور نے کہ ہم جیل کا دھاوا بولیں گے ایسا پلان ہوتا ہے اور خدا نہ خاصا کسی کو نقصان ہو جاتا ہے اس پہ بھی یہ سیاست کریں گے. ان کی شکلیں دیکھیں آپ ان میں سے کتنے لوگ پرانے ہیں. ان میں سے 9 مئی کے بیانات دینے کے بعد بے شرم بے حال لوگ اسی پارٹی کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سینٹ کے اندر بھی میں نے تو اپنی سینٹ کی سیٹ بھی تحریک انصاف کو واپس کر دی تھی کورٹ میں جا کر کیونکہ مورلی جب میں نہیں رہا اس پارٹی میں تو میں اس کی سیٹ بھی کیوں رکھوں. تو مورالٹی تو ہے نہیں ان کے اندر نہ ان کے اندر کریج ہے نہ یہ ڈرامے ٹوپی ڈرامے غریبوں کو چھوڑ چھاڑ کے اب دیکھیں بچوں کو چھوڑ گئے معصوم سڑکوں میں بارشوں میں خوار ننگے پیر باتھ روم نہیں کھانے کے پیسے نہیں ان کے پاس. اور اس نے ایک اور بات بھی بڑی صحیح کی کہ اس کے پاس 1 روپیہ نہیں تھا جیب میں کیونکہ اس کی کروڑوں روپے کی آڈیو آ گئی ہے ٹھیک ہے. تو صحیح کہہ رہے ہیں وہ اس کے پاس نہیں تھا کلمہ سے صحیح پڑا اس کا 1 روپیہ نہیں تھا کروڑوں اربوں روپے ہو گئے اس کے پاس. ٹھیک چلیں یہ تو ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈسکشن. لیکن حکومت جو کرنے جا رہی ہے اس پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں.
आईनी तरमीमी पैकेज हुकूमत बहुत ज़ोर से लेकर आई थी, 63A का भी मसला अब हल हो गया। अब तो ऐसे लगता है कि हुकूमत के पास ग्राउंड मौजूद है और सेनेट में 5 और कौमी असम्बली में 7 वोट कम भी हैं। हुकूमत तो कर सकती है ये वोट पूरे, फिर किस चीज़ की डिले कर रही है? देखिए फरवा साहबा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की आप बात करें तो नोट और वोट का कभी मसला नहीं हुआ। ये बड़ी क्लैरिटी रखें इसके अंदर, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो पहले जो फेलियर हुआ वो भी गवर्नमेंट के लोगों का फेलियर था। अगर आप मुझे चाय पीने को देती हैं और मैं उससे मुंह धोना शुरू कर देता हूँ या नहाना शुरू कर दूंगा तो आप कहेंगे ना ये इस बेवकूफ़ का काम है, मेरा आपका कसूर तो नहीं, आपने मुझे चाय दी थी, मैं उससे कुल्ली करना शुरू हो गया और मुंह धोना शुरू हो गया ये समझ के कि ये कोई लिक्विड सोप है। या आपने मुझे कॉफ़ी दी तो मैं उसको नूडल्स की तरह चॉपस्टिक से खाना शुरू कर दूं या कांटे से काटना शुरू कर दूं। तो इसमें भी अगर एक आदमी निकम्मा और नाहिल है तो उसका मेरा कसूर तो नहीं है ना। जो डुएबल चीज़ थी लेकिन वो उनकी अहलियत की वजह से रह गई। तो इसमें मेरा तो मैं तो ये अभी भी डुएबल है, ये अभी भी डुएबल है। देखिए मेरे लिए फरवा साहब ये बहुत इररिलेवेंट सब्जेक्ट है, इसलिए इररिलेवेंट सब्जेक्ट है कि जो मैंने आपको तसलसल से जो पास्ट में चीज़ें की है, मैंने आपको अभी भी मैं ये कह सकता हूँ कि 21 अक्टूबर मेरी बर्थडे का डेट है, उससे पहले बहुत सारे अच्छे काम पाकिस्तान के लिए हो जाएंगे, होना शुरू हो गए। आप जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, मैंने तो 2 साल बाद वही प्रेस कॉन्फ्रेंस की आम आदमी की जान बचाने के लिए। उस वक्त मैंने अच्छी खबर आई, कोर्ट से अच्छी खबर आ गई, उसके बाद भी अच्छी खबर आ गई, उसके बाद भी अच्छी खबर है, खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। सो जो मैंने आपको एनालिसिस 2 महीने 15 दिन 25 दिन पहले दे दिए हैं, इंशाल्लाह वैसे ही होगा। सो नीड नॉट टू वरी। आप अगर इस्लामाबाद में हुई तो हम केक और पेस्ट्री खाएंगे। ठीक, बल्कि हम सबके साथ ये करेंगे। इत्तेफाक की बात ये कि आपकी 21 अक्टूबर को बर्थडे और 25 को एक और भी बड़ी चीज होने जा रही है। लेट्स सी कि इसके बीच में जो 2-4 दिन है ये कैसे गुजरते हैं। उससे पहले हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, उससे पहले हो जाएगा। 21 से पहले अच्छी खबरें आ जाएगी। क्या हो क्या जाएगा? क्या आईनी अदालत का कयाम हो जाएगा? क्या हो क्या जाएगा? मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो लग जाएंगे चीफ जस्टिस साहब? देखिए हमारे लिए सब काबिल इज्जत है, मंसूर अली शाह साहब भी बहुत काबिल इज्जत है। मैं उनके आगे अपेयर हुआ हूँ तो आई कैन से कि वो एक बड़ी आला शख्सियत के वो है। सो मैंने आपको इन जनरल 21 से पहले बहुत कुछ अच्छा होते हुए बता दिया है, और उससे आज से पहले जो आपके शोज किए हैं उसमें जो तसलसल से बातें की है वो वैसी ही आप निकलेगी। उस वक्त हम स्पेसिफिक हो जाएंगे, आज हम जनरल रहते हैं। ठीक, अच्छा मुझे एक छोटे सवाल का जवाब दीजिएगा। अभी जो हुकूमत करने जा रही है, बल्कि हो चुका है, 63A का जो फैसला आया है, जो पिछला फैसला कलअदम करार दिया सबके सामने है, डू यू थिंक कि इसके बाद हुकूमत स्टेबल है? क्योंकि राना सनाउल्लाह ने मेरे शो में बैठ के कहा लास्ट वीक कि अगर ये आईनी तरमीम वाला मसला नहीं भी होता, ये पैकेज इंट्रोड्यूस नहीं भी होता, तो भी हुकूमत सेफ हैंड में है। आपको लग रहा है सेफ है? देखिए मैं हुकूमत के लिए सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हुकूमत को नो वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है, ना जलसे जुलूस की ज़रूरत है, ना फ़ौज की कोई साजिश की ज़रूरत है, ना कोई इनके, ये अपने लिए खुद ही काफ़ी हैं। ये खड़े होते हुए लड़खड़ा रहे होते हैं, ये चाय की प्याली पीते हुए कहाँ पर होते हैं। Now you sounding like जरदारी साहब, you sounding like जरदारी साहब, ऑडा साहब, क्योंकि वो कहा करते थे कि अपने वजन पे गिर जाएंगे। आप भी वैसी बात कर रहे हैं। मैं एग्जैक्टली आपको ये कह रहा हूँ, इनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके इंडिकेटर्स भी SIFC ने SIFC के बैनर के नीचे वो भी काम कर दिया है। मतलब जो पिछले 10 साल से नहीं हो रहा था, कुछ चीजें SIFC के प्लेटफॉर्म से नेक्स्ट 48 आवर्स या अगले 4-5 दिन में बड़ी खबरें और आ रही इंटरनेशनली। जो 10-10 15-15 साल से हुकूमतें ट्राई करी थी, मर गई, वो भी SIFC के बैनर में आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, बिग नेम्स इंटरनेशनल कमिंग इन, ठीक है। बट अगर उसके बाद भी आपको कपड़े भी पहना दिए, इस्त्री भी कर दी है, वेस्ट कोट भी पहना दिए, कलम भी दे दिया, चश्मे भी लगा दिए, जूते भी पहना दिए, और फिर भी आप अगर नहीं खड़े हो सकते, ताकत के इंजेक्शन भी दे दिए, ड्रिपें भी लगा दिए, अच्छी खुराक भी आपके सामने रख दी है, आपका मेकअप करके चेहरा भी अच्छा कर दिया है, उसके बाद भी आप अगर कहेंगे नहीं मैं बिस्तर में कंफर्टर के नीचे ही रहूंगा, और जरा सा आधी तूफान की आवाज भी आई तो मैं बिस्तर के नीचे छुप जाऊंगा, तो भी मेरा कसूर नहीं है। फिर कोई गवर्नमेंट ऐसे नहीं चल सकती। लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल और अपील का हक ना मिलना, दिस इज इंक्लूडेड इन दैट मुसव्वदा, तो ये हो जाएगा, होके रहेगा? देखिए
देखिए मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल भी होगा और सज़ा भी होगी, और जो अब तक शवाहिद वो दे चुके हैं उसमें मुझे इमरान खान साहब का ट्रायल भी और काफ़ी लोगों का ट्रायल होता हुआ नज़र आ रहा है। और कोई माफ़ी नहीं है, और कोई माफ़ी नहीं है, ना कोई माफ़ी है, ना कोई डिस्कशन है, ना कोई मीटिंग है, ना कोई बुलावा है, ना कोई दिखावा है, ना कोई बातचीत है, ना कोई खिड़की है, ना कोई दरवाज़ा है। एज ऑफ नाउ ना पहले हुआ था ना आज के दिन कुछ है। ठीक, एज सिंपल एज दैट। ठीक, बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल वावड़ा साहब, आपने गुफ्तगू की और वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंडीशन देख के वो मिसाल एक पंजाबी में है, उसको मैं शॉर्ट करके सुना देती हूँ। सिर्फ एक लाइन ही बड़ी मज़ेदार है समझने वालों के लिए, कि वो कहते हैं कि नस पजते मैं बहुत की थी, जो अल्लाह दी मर्जी। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA अली गौहर बलोच साहब ने। और बलोच साहब, बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि हुकूमत को कामयाबी मिल गई कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा रैला रोक लिया है, लेकिन नाकामी भी है क्योंकि आप पुलिस फोर्स से भी रोक सकते थे, फौज बुलानी पड़ गई, वज़ीर दाखिला आप लोगों के है, सिस्टम आप लोगों का है, हुकूमत आप लोगों की है, एक सियासी जमात को रोकने के लिए पूरी स्टेट ही लगा दी आप लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फरवा साहिबा, ये जिस तरह से कि आपने अपने इंट्रो में तमाम बातें बताई, और ये चीज़ तो एक हकीकत है कि ये एक ऐसा काफ़िला था जिसको सारे उकसाने वाले अपने अपने घरों में या कहीं छुपे हुए थे, और बिल्कुल उसी तरह लोगों के मासूम बच्चों को, जवानों को उकसा कर, और जिस तरह से असलहा से लेस करके, और जिस तरह की वीडियो वायरल हुई, और जिस तरह से चीफ मिनिस्टर जो हैं KP के खुद मतलब है कि वो बढ़ के मार रहे थे, जिस तरह से वफाक को और स्टेट को ललकार रहे थे, और फिर एक दूसरा 9 मई करने का इरादा रखते थे, और इस्लामाबाद से वो यकीनी तौर पर कुछ लाशों की तलाश में थे जो कि शायद उनको और बल्कि यकीनन नहीं मिल सकी। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि ये इस रियासत के लिए और हुकूमत के लिए कोई नई बात नहीं है, चूँकि इन लोगों ने जब भी सियासत की है, इंतशार की सियासत की है, और जलाओ और घिलाओ की सियासत की है, और तोड़ फोड़ की सियासत की है, चाहे वो 93 वाले धरने हों, या उसके बाद 9 मई के वाक़यात हों, या लेकिन मेरा सवाल वहीं पे खड़ा है, क्या आप समझते हैं कि ये वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की नाकामी है कि आप लोगों ने इनिशियली उनके एहतजाज से पहले अबडक्शन की बहुत सारी बातें PTA कर रही थी कि हुकूमत कर रही है, लोग उठा रही है, फिर आपने सोशल मीडिया के थ्रू भी लोग फायर वॉल लगाकर उठाने की कोशिश की है, आप लोग तो बहुत देर से इस चीज़ के पीछे लगे थे कंट्रोल करने के, फिर एंड टाइम पे रेंजर्स को बुलाना, ये तो सरासर नाकामी है आप लोगों की। बात यह है कि रेंजर्स हों या अफवाज हों, वो पाकिस्तान की रियासत के हिस्से हैं और सतून हैं और सिक्योरिटीज़ की एजेंसीज हैं। जो इस्लामाबाद है ये कैपिटल है, जब इसके ऊपर मुसल्ला जत्थे ललकारते हुए आएंगे तो आपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स तो करने हैं। और मैं समझता हूँ कि ये उन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की और हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी है कि जिस तरह से ये असलहा से लेस होकर आए, और जिस तरह से ये चाहते थे कि यहाँ की खून की होली खेली जाए, और यहाँ पर इनको लाशों पर एक दफ़ा से फिर से सियासत करने का मौका मिले, तो वो इनको मौका भी नहीं मिला। और उसका वादे सबूत ये है कि ये इनकी जो लीडरशिप है, जो कहते तो इनको लीडर है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि ये गीदड़ है, और ख़ुद अपनी अपनी बिलों में गीदड़ों की तरह छुप गए, और फिर इन्होंने जो KPK से वहाँ की पूरी मशीनरी इस्तेमाल करते हुए, वहाँ के पूरे वसाइल इस्तेमाल करते हुए लोगों को इकट्ठा करके लाए। जब उस मॉब को ये समझ आ गई कि भाई ये तो हमें इस्तेमाल करने के लिए लाए हैं, और खुद तो ये छुप गए हैं, और खुद चीफ मिनिस्टर भी भाग गए। लेकिन आप लोगों की नाकामी है, आप लोग चैलेंज करते हैं 4-5 मरतबा, आप लोग चैलेंज करते हैं कि अटक पुल क्रॉस करके दिखाओ, अटक पुल क्रॉस करके दिखाओ। 4 दफ़ा वो अटक पुल क्रॉस करके लाहौर की हदूद तक भी आ चुके। आप लोगों ने अगर उनको रोकना था तो आप लोगों की स्ट्रेटजी तो नाकाम रही है, यानी आप लोग भी तो सिर्फ वो कहते हैं ना, बातों के गुफ्तार के गाजी निकले, और अमलन आप लोगों ने उस तरीके से नहीं किया जब तक नौबत यहाँ तक नहीं पहुँच गई।
नहीं देखें, इनको रेड जोन के अंदर इन शरपसंदों को नहीं घुसने दिया गया। और दूसरी बात ये है कि खास तौर पर अगर ये इतने ही बहादुर थे तो फिर इनके लीडर भी साथ आते हैं ना। मुझे बताएं ना कौन थे। अभी उनकी बहन की भी आप सुना रही थी कि वो क्या शिकवा करती हुई नजर आ रही हैं कि इनके जो लीडर हैं वो खुद इतने डरपोक हैं। और मुझे ये बताएं, यहाँ पर एक बात बड़ी काबिल जिक्र है। लेकिन बलोच साहब देखिए मेरी बात सुनिए, अगर एक सियासी, अभी आपने 9 मई का जिक्र किया कि ये दूसरा 9 मई चाह रहे थे, खुदा ना ख्वास्ता ऐसा वाक़या दोबारा ना हो, ये तो अल्टीमेटली आपके हक में ही जाना था। अगर आप एक सियासी जमात को इतना रूम नहीं देंगे कि वो एहतजाज करे, इतना रूम नहीं देंगे कि वो अपना जो प्रोटेस्ट है वो रिकॉर्ड करा सके या अपने लोगों को बुला सके उस जगह पर, तो फिर मेरा ख्याल से इसको हमें जमहूरियत नहीं कहना चाहिए, इसको हमें कोई और नाम दे देना चाहिए। देखें फर्क है ना, वो जत्थे जो कि बार बार मुल्क के ऊपर हमला आवर होते हैं, जो लॉकडाउन करते हैं, जो शोधा के मुजस्मों को तोड़ते हैं, जो कोर कमांडर हाउस को तोड़ते और आग लगाते हैं, जो पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर हमला आवर होते हैं, जो आरटीएस के जरिए अपने आप को मुंतखब समझते हैं, तो उन जत्थों के लिए और जो इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स को पहले भी आग लगा चुके हैं, उनके लिए तो निपटने का और तरीका होता है। हाँ, सियासी प्रोटेस्ट करना, पुरअमन प्रोटेस्ट करना हर सियासी पार्टी का हक है और वो होना भी चाहिए। लेकिन जो शरपसंद जत्थे हैं उनको आप सियासी जद्दोजहद कहें या पुरअमन कहें, तो वो मेरा ख्याल है कि उससे तो फिर ये 9 मई के वाकयात और जो कुछ इनका मादी है, जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो किससे ढका छुपा हुआ नहीं है। इजाजत दीजिएगा, सेनेटर हुमायूं अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, बलोच साहब उनसे भी सवाल करना लाजमी है। मुझे बताइएगा हुमायूं अहमद साहब कि ये इतनी बड़ी स्ट्रेटजी आप लोगों ने अपनाई, अली अमीन गंडापुर साहब आते हैं लेकिन विदाउट एनी क़यादत आप लोगों को बुला लेते, अली अमीन गंडापुर साहब गायब हो जाते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस किस्म की एहतजाज की कॉल दी थी जिसमें नाकामी ही नाकामी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए सबसे पहले बात ये नाकामी बिल्कुल नहीं है। जो टारगेट था और जो कहा गया था वो ये था कि डी चौक पहुंचना है, वहां पे पहुंचे। वहां पे आपने विजुअल्स देखे कि इन लोगों ने अपने डर की वजह से, अपनी नाकामी की वजह से, सिविल हुकूमत की टोटल नाकामी की वजह से इन्होंने आर्टिकल 245 इन्वोक किया। और उसमें नॉर्मली होता है कि जो आर्म फोर्सेस वाले होते हैं वो कभी पब्लिक के सामने नहीं जाते, वो सिर्फ चंद बिल्डिंग्स जो कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, जैसे पार्लियामेंट हो गया, वो उनको गार्ड करते हैं। लेकिन इन्होंने उनको ब्लू एरिया में खड़ा करके रख दिया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बड़े अक्ल का मुजाहरा किया और वहां पे तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स, सपोर्टर्स, वोटर्स थे, उन्होंने भी उनको कहा कि हम आपकी इज्जत करते हैं, हमारा आपके साथ कोई झगड़ा नहीं है। और फिर उसके बाद वहां से उन्होंने वो सारा वहां से उनके थ्रू निकल कर आ गए, वो लोग भी साइड पर हो गए, फिर हम वहां पहुंच गए। अब यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जो कि जिसका जवाब मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर इज द बेस्ट पर्सन टू गिव, कि वो क्यों वहां से कहीं इधर चले गए या उधर चले गए, उसका जवाब यही तो मेरा अगला सवाल था सेनेटर साहब, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब he was supposed to go directly to D Chowk instead of KP House, तो ये एक मामला बना हुआ है। ऐसा है जो लोग वहाँ थे उन्होंने बताया कि वो ऑलमोस्ट डी चौक से, वो जो कौन सी जो कलसूम प्लाजा है विच इज हाफ अ किलोमीटर फ्रॉम डी चौक, ठीक है, वो वहां से वो उन्होंने वो टर्न किया है। इट कुड बी एनीथिंग, आई डोंट नो, सो वही जवाब दे सकते हैं, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। आप मुझे बताएं कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, उनकी एब्सेंस से मुताल्लिक 20 घंटे इस वक्त जो चीजें हैं वो सिवाय अली अमीन गंडापुर के कोई उसका जवाब नहीं दे सकता। उनको क्या इंस्ट्रक्शन थी, क्या थी, किस सियासी थी, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हमने यहाँ तक पहुँच के करना है, वो वही जवाब दे सकते हैं। उसके बदले कोई मेरी नजर में कोई और जवाब नहीं दे सकता। लेकिन ये कह देना जो अभी मैं सुन रहा था, ये कह देना कि 9 मई का और इनका पास्ट है। पास्ट इस मुल्क में सबसे गंदा पास्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। इन्होंने हम यहाँ पर पास्ट डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर वो सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं सेनेटर साहब। पास्ट को डिस्कस करने बैठे तो फिर हो गया, हमारा काम, तरक्की कर ली हम लोगों ने। लेकिन आई जस्ट वांट टू नो दिस पॉइंट सेनेटर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट सेनेटर साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें, आपने अली अमीन गंडापुर साहब का जिक्र किया, पार्टी के जो कारकुनान हैं जो बेचारे कहां से निकल के डी चौक पहुंचे हैं, आप नहीं समझ रहे उनके साथ ज्यादती की गई है, वो डिमांड कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दें।
دیکھیں مجھے نہیں پتا ابھی وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے کیا نہیں کر رہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف از اے یونیک پولیٹیکل پارٹی. یہاں پہ جو ہمارے جو لیڈر ہے عمران خان، ہی از ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو دی عوام. عوام نے جو اس دفعہ ووٹ دیا ہے، وہ جن لوگوں کو ٹکٹ ملا ہے ان ٹکٹ والوں کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کون کس کو ٹکٹ ملا ہے، کون ہے، کدھر سے ہے، کہاں سے ہے، کون ہے کیا نہیں ہے. انہوں نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر مہر لگی ہے عمران خان کی، انہوں نے اس کو بغیر جانے، بغیر سوچے، بغیر مانے اس کو. چلے شارپلی ٹائم بہت کم ہے. سینٹر صاحب ایک شارپلی آنسر مجھے کیجیے گا، پھر میں بلوچ صاحب سے بھی لوں گی ان کا موقف. مجھے بتائیں علی امین گنڈا پور صاحب سے جو ان کی سی ایم شپ ہے وہ واپس لینے پہ غور غوص ہو رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں یہ بات سوائے عمران خان کے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. Nobody in this party has the power to decide that thing unless عمران خان. ہاں ڈر کا ان کا حل یہ ہے کہ یہ انہوں نے سنا ہے کہ 18 تک یہ عمران خان سے کسی کو ملنے نہیں دے رہے، کسی لحاظ سے ملنے نہیں دے رہے. اتنے بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب اور علی گور بلوچ صاحب آپ دونوں کا. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو سینیٹر صاحب اینڈ پہ کہہ کے گئے ہیں، میں تو وہیں پر اٹک گئی کہ وہ حکومت کو ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہمت نہیں ہے کہ یہ محسن نقوی سے استعفیٰ لیں. بہرحال ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے غزہ کی. ناظرین، اسرائیل کے غزہ میں مظالم کی داستان تو دہائیوں پر محیط ہے، مگر حالیہ جنگ جسے ہم ورلڈ وار 3 میں بھی کنورٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں، اسے 1 سال ہو گیا ہے. 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہونے والی اس جنگ میں غزہ کے ہزاروں افراد شہید اور زخمی ہو چکے، جبکہ لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں. غزہ کے درجنوں اسپتال، اسکول، مساجد اور کمیونٹی سینٹرز تباہ کر دیے گئے. غزہ کا بحران پیدا ہو چکا اور شیلٹرز بھی حملوں کی زد میں ہیں. اسرائیل غزہ کے خلاف اپنی جنگ کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے لبنان، مصر کی سرحد اور یمن تک پھیلاتے ہوئے ایران پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. گزشتہ 1 سال میں اسرائیل نے فلسطین پر مظالم کی ایسی داستان رقم کی جن کی مثال جنگی تاریخ میں نہیں ملتی. اسپتالوں کے ایمرجنسی وارڈز اور مردہ خانوں کے ریکارڈ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوج 41,495 فلسطینیوں کی جان لے چکی. ملبے تلے دبے افراد کی تعداد کا تخمینہ بھی 10 سے 20 ہزار لگایا جاتا ہے. اسرائیل نے غزہ کی گنجان آبادی پر جتنا بارود 1 سال کے دوران پھینکا، اس کی مثال دونوں عالمی جنگوں میں بھی نہیں ملتی. اسرائیل 1 سال میں 85,000 ٹن سے بھی زائد بارود بموں کی شکل میں غزہ کے شہریوں اور شہروں پر برسا چکا. اسرائیلی فوج نے غزہ میں قائم انڈونیشیا اسپتال، ترک اسپتال اور القدس اسپتال کو کئی بار نشانہ بنایا، جبکہ 3 نومبر 2023 کو غزہ کا سب سے بڑا الشفا اسپتال بھی بمباری کی زد میں آ گیا تھا. اسرائیلی فوج نے 25 جون 2023 تک غزہ کے طبی مراکز پر 460 سے زائد حملے کر لیے تھے، جبکہ گزشتہ 1 سال میں اسپتالوں اور طبی مراکز پر حملوں کی تعداد 505 ہے. اقوام متحدہ کے سیٹلائٹ سینٹر کے فراہم کردہ ڈیٹا اور اوپن اسٹریٹ میپ کے جغرافیائی ڈیٹا بیس کے مطابق غزہ کی 60% مساجد تباہ ہو چکی ہیں. 415 کلومیٹر سڑکیں مکمل تباہ اور 1440 کلومیٹر پر محیط سڑکیں جزوی طور پر تباہ ہوئی ہیں. 1 سال میں اسرائیلی فوج 520 فلسطینیوں کو اجتماعی قبروں میں دفنا چکی ہے. اس جنگ میں اسرائیل نے انسانیت کے خلاف قتل کا کوئی جرم باقی نہیں رہنے دیا. جہاں عام فلسطینی شہریوں کا قتل عام کیا گیا، وہاں طبی عملے اور صحافیوں کی بھی بڑے پیمانے پر اموات ہوئی. اسرائیل غزہ جنگ کے دوران 173 صحافی بھی اسرائیلی فوج کی بمباری، ڈرون حملوں اور فائرنگ کا نشانہ بن کر زندگی سے ہاتھ دھو چکے ہیں. سینکڑوں خاندان شہید اور بچے بے آسرا ہو چکے ہیں. مگر اسرائیل کی بربریت کا جنون ابھی بھی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، کیونکہ اسرائیلی افواج فلسطین کو بارود اور ملبے کا ڈھیر بنانے کے بعد یمن میں بھی تباہی پھیلاتے ہوئے اب لبنان میں ظلم کی داستانیں رقم کر رہا ہے، اور دوسری جانب ایران پر بڑے پیمانے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بھی بنا رہا ہے. اسرائیل نے گزشتہ 1 سال میں مشرق وسطی میں خوف کا ایسا بت کھڑا کر دیا ہے کہ موت سے پہلے ہزاروں لوگ مر رہے ہیں. مگر انسانی حقوق کی تنظیمیں، سپر پاور ریاستیں اور انسانیت کی انصاف کی عالمی عدالتیں خوف کے اس بت کو توڑنے اور غزہ کے
इंसानों को इंसाफ दिलाने में नाकाम हो चुकी हैं। आग और बारूद का खेल अभी भी जारी है, जिसमें इंसान कट रहे हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं और माँओं की गोद उजड़ रही है। एक साल में इंसानियत मार दी गई, इंसाफ का गला दबा दिया गया, रहम और हमदर्दी के जज्बात मान पड़ गए, मजलूम का साथ देने वाली आवाज़ें मध्यम पड़ गईं, जालिम के खिलाफ बोलने वाली ज़बानें गूंग हो गईं और जुल्म को दिल में बुरा जानने की रिवायत भी दम तोड़ती दिखाई दे रही है। मगर फ़लस्तीन के मजलूम अपनी जगह पर डटे खड़े हैं, वो झुके नहीं, टूटे भी नहीं और जालिम की आंखों में आंखें डाले कह रहे हैं कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खाके सहरा पर जमे या कफ़े कातिल पे जमे, फ़र्क़े इंसाफ पे या पाया सिलासिल पे जमे, तैग़े बेदाद पे या लाशाए बिस्मिल पे जमे, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। साजिशें लाख उड़ाती रहें जुल्मत का निकाब, लेके हर बूंद निकलती है हथेली पे चराग। जुल्म की किस्मते नाकारा और रुस्वा से कहो, जबर की हिकमते परकार के ईमा से कहो, महमिले मजलिसे अक़वाम की लैला से कहो। खून दीवाना है, दामन पे लपक सकता है, शोलाए तुंद है, खिरमन पे लपक सकता है। खून दीवाना है, दामन पे लपक सकता है, शोलाए तुंद है, खिरमन पे लपक सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।